हेलो बच्चों, कैसे हैं? और बहुत सारे बच्चों ने ये वीडियो देखा। टॉपिक 1 हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, एक नया सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का। और आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 का टॉपिक 2। हम लोग देख रहे थे बिजनेस स्टडीज और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 के चैप्टर 1 का। हम लोग देख रहे थे चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। टॉपिक नंबर आज का होगा 2। टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करने के पहले ये बता दें कि पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या होता है, गोल क्या होता है, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि आईआईटी और एमबीए किए हुए बच्चों को क्यों आजकल ज्यादा डिमांड हो रहा है कंपनी और इंडस्ट्रीज में, बिकॉज दे आर हाईली एडुटेक। वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बेस्ड है प्लस मार्केटिंग स्किल बेस्ड है, और स्किल बेस्ड होने के कारण सबसे पहले सबसे बढ़िया बात है कि वो स्किल बेस्ड हैं। स्किल बेस्ड का मतलब क्या होता है? जो सबको किल कर दे, सबको, जो सबको किल कर दे, दैट इज कॉल्ड एज द स्किल। और यही स्किल बेस्ड लोगों को आजकल कंपनी हायर कर रही है, एंड सो दे आर डूइंग हायर एंड सो दे आर हायरिंग द स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर आईआईटी अलोंग विद मैनेजमेंट्स। ठीक, तो स्किल्ड पर्संस को, स्किल्ड पर्सन वो होता है जो सबको किल कर देता है, सो दे आर कॉल्ड एज द स्किल्ड। तो हम लोगों ने और ये देखा इफेक्टिवनेस क्या है, एफिशिएंट क्या है, ये सारी चीजों को देखा। हम लोगों ने कंपेयर किया कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट साइंस, मैनेजमेंट इज अ फिलोसॉफी, मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ। इस तरह की बहुत सारी चीजों को हम लोग देखा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का। टॉपिक 2 स्टार्ट कर दिया जाए। और पहला टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा था? बच्चों ने कमेंट भी किया है, कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, और आगे भी बच्चे कमेंट करते रहेंगे, और हमारा आप एफिशिएंसी बढ़ाते रहिए। एफिशिएंसी आपके कमेंट से हम लोगों का बढ़ता रहता है। ठीक, तो अब यहां पर आ गया है एक चीज हम लोग जिसको समझेंगे, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। हम जैसे कि बताए थे कि इफेक्टिवनेस का मतलब होता है बेटर और एफिशिएंसी का मतलब होता है बेस्ट। और ये बोले थे कि बेस्ट को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, बेटर को रिप्लेस किया जा सकता है। बेटर कैन बी रिप्लेस्ड बट बेस्ट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, क्योंकि जो बेस्ट है वो कभी ना कभी बेटर जरूर रहा होगा, लेकिन जो बेटर है वो बेस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल पे हम बताए थे कि यदि कोई लड़का है तो उसका बाप जरूर होगा, कोई लड़का है तो उसका बाप जरूर होगा, लेकिन कोई लड़का है तो वो बाप बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलिए वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। एफिशिएंसी में क्या होता है कि मैक्सिमम आउटपुट विद लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि हम लोग इसमें रिसोर्सेज को कट करते हैं, रिसोर्सेज को हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज को कट डाउन करते हैं, कट डाउन। कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। कॉस्ट को इसलिए लेस किया जाता है ताकि हम लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, इसीलिए तो कॉस्ट को हम लोग कम करते हैं। कॉस्ट को कम करने का यही रीजन है कि हम लोग को प्रॉफिट जो है वो क्या हो सके, मैक्सिमम। ठीक, ये इसमें एक चीज होता है, कॉस्ट को कम करो मतलब रिसोर्सेस को घटाओ ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो। दूसरा दिया है टू डू द थिंग्स परफेक्टली। परफेक्टली का मतलब होगा कि ये हमेशा 100% होना चाहिए। 100% के पहले टॉपिक में हम जैसे आपको बताए थे, क्या बताए थे, ए और बी में, याद है ए और बी में बी बोले थे कि 100 क्वेश्चंस को कर लिया था, 100 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था 50 मिनट्स में, इसीलिए बी क्या था, एफिशिएंट था। लेकिन ए क्या कर रहा था, 100 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा था, 100 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा था इन 58 मिनट्स, इसीलिए ये क्या था, ए क्या था, इफेक्टिव था। ए क्या था, इफेक्टिव। ए जो है, ए के अंदर जो प्रॉपर्टी था वो इफेक्टिवनेस का था। याद है ना, ए और बी, और एक तो लोलुआ था जो एवरेज था, जो कि काम का नहीं था। तो ए जो है इफेक्टिव है क्योंकि ये 100 क्वेश्चंस कर रहा है समय के अंदर। 60 मिनट टाइम दिया गया था, 58 मिनट्स में कर लिया, समय के अंदर किया। लेकिन बी जो है वो बेस्ट है क्योंकि ये 100 क्वेश्चंस को 50 मिनट में ही कर लिया, और सारा क्वेश्चन सही भी है, इसका भी सारा क्वेश्चन सही था। तो बी इज बेस्ट। सो यहां परफेक्टली होना जरूरी है।
उसके बाद एक पॉइंट होता है कंप्लीटिंग द टास्क इन मिनिमम कॉस्ट। अभी बता दे, मिनिमम कॉस्ट में कम है यहां पर, क्योंकि हमको रिसोर्सेस को कट डाउन करना है, कॉस्ट को घटाना है, तो ये एफिशिएंट आदमी ही कर सकता है। इफेक्टिवनेस, एक्चुअल रिजल्ट्स विद द प्लान्ड रिजल्ट, मतलब कि जो एक्चुअल रिजल्ट है वो प्लान्ड रिजल्ट, मतलब जो हम ड्रीम देखे थे वही है एक्चुअल। हम जो ड्रीम देखे थे, जो सपना देखे थे, वही एक्चुअल व्यू है। जो सपना देखे थे वही अपना है, मतलब समझिए। इफेक्टिवनेस में ये बताया है, इफेक्टिवनेस में ये बोला कि जो सपना हमने देखा, सपना देखा, सपना को देखा नहीं, सपना को देखा नहीं, सपना देखा वही अपना देखा, अपना हुआ। मतलब जो सपना हम एक्चुअल में देखे थे कि हम जो है 1 या 2 साल बाद काम करने के बाद इस पोजीशन पे होंगे, कोई स्कूल पे कोई काम कर रहा है टीचर के तौर पे, और वो ये सोचता है कि 1 साल बाद हम प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल बनेंगे और उसके 1 साल बाद आई विल बी अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। और एक्चुअल में वो 1 साल बाद वाइस प्रिंसिपल और अगले 1 साल बाद प्रिंसिपल बन गया। मतलब कि उसका जो ड्रीम था वो सच में बदल गया, मतलब उसका ड्रीम जो है वो क्रीम में बदल गया। तो सपना देखा और अपना हुआ, दैट इज कॉल्ड एज द इफेक्टिवनेस। समझिए, सपना देखा और वो सपना अपना हुआ, इज कॉल्ड एज इफेक्टिवनेस। यही बताया है इसमें, सपना देखा और सपना अपना हुआ, इज कॉल्ड एज इफेक्टिवनेस। ठीक, उसके बाद एक पॉइंट दिया हुआ है, टू डू द परफेक्ट थिंग्स। टू डू द परफेक्ट थिंग्स, परफेक्ट थिंग्स कहा है, एग्जैक्ट वही चीजों को करना जो हम सोचे थे। जैसे कि 8 घंटा काम करेंगे, डेली 100 क्वेश्चन बनाएंगे, डेली सर का लेक्चर देखेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, PYQs लगाएंगे, सारी कुछ करेंगे जो चीज सोच के गए थे। और उसके बाद जब रिजल्ट निकलेगा तो जैसा सोचे थे कि 100% तो 100 आ गया, 99 या 100 जो सोचे थे वो आ जाएगा हम लोग का। जो सोचे वही हमारा हुआ। ठीक, कंप्लीटिंग द टास्क इन द मिनिमम टाइम, कम समय में किसी चीज को कर लेना। सोचे थे कि हम 1 साल का सिलेबस जो है, कोई बच्चा था सोचा कि 1 साल के सिलेबस को जो है हम 8 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, 2 महीने में रिवीजन करेंगे, 1 महीना में PYQ लगाएंगे और बाकी 1 महीने में सिर्फ फिर से रिवीजन करेंगे और लास्ट वाले टाइम में जाकर एग्जाम देकर आएंगे। एंड आई विल बी अ ग्रेट टॉपर ऑफ द आवर डिस्ट्रिक्ट या CBSE, and he will be a topper of the CBSE because he has done all the things which he have planned. जितनी चीजों को वो प्लान किया था वो सारी चीजों को कर दिया, मतलब कि मिनिमम समय में कर दिया, क्योंकि सिलेबस 12 महीने का वो 8 ही महीने में कंप्लीट कर दिया, तो उसको ज्यादा से ज्यादा समय मिलेगा रिवीजन का। एंड सो ही विल बी अ परफेक्ट मैन। परफेक्ट वर्ड आ गया। तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में ये सारी चीजें हैं। चलिए, ये समझ गए, वेरी गुड। ये समझ में आया, सपना, सपना देखा, सपना अपना हुआ, इज इफेक्टिवनेस। ये मेरा थोड़ा सा भाई तरीका है बच्चों से घुलने मिलने का, ये जरूरी है। बच्चों से घुले मिलेंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा कि बच्चे, देखो किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए उसके उम्र का जैसा बन जाओ। हमारा तुम प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें क्लास 2 को भी, 3 को भी हम साइंस पढ़ाए हैं, क्लास 5, 6, 7 को भी पढ़ाए, 9, 10 को भी पढ़ाए, 11, 12 को भी पढ़ाए। आप जिस क्लास को पढ़ा रहे हो या जिस सोसाइटी में जा रहे हो उसके जैसा बन जाओ। क्यों? नहीं तो आप मार दिए जाओगे। जैसे गिरगिट जो है पेड़ पे चिपका रहता है तो पेड़ के कलर का हो जाता है, पत्ते में छिपा रहेगा तो पत्ते के कलर का हो जाएगा, बालू में रहेगा तो बालू के कलर का हो जाएगा, तभी वो बच पाता है। अदरवाइज ही विल बी किल्ड बाय स्टोन बाय द बॉय। एक पत्थर कोई लड़का मार देगा, मर जाएगा। तो आपको जहां पर जाओगे उसी के हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा। एंड देन यू आर एफिशिएंट प्लस एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस, तभी आप अच्छे कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको गिरगिट नहीं कहा जा रहा कि बनने के लिए, आपको ये कहा जा रहा है कि जैसा सिचुएशन मिले उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लो, और नहीं तो फिर आप ढल जाओगे। ठीक, जो अपने आप को नहीं ढालता है वो ढल जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। लक्षण, गुण, विशेषता। जैसे कि अच्छे टीचर का विशेषता, सिर्फ पढ़ाएगा, सिर्फ पढ़ाएगा, सिर्फ पढ़ाएगा। और जो नहीं पढ़ाने वाले टीचर है उनकी विशेषता,
मोमोज खिलाएगा, समोसा खिलाएगा और बहुत तरह तरह की पार्टी को भी मनाएगा, बर्थडे भी मनवाएगा, केक भी कटवाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में देखा जाए बहुत सारी चीजों का बकवास हो गया, चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट करना चाहिए बीच बीच में, पढ़ाई में थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में आ जाएंगे तो पहला है गोल ओरिएंटेड। जैसे देख रहे हो तीर मार दे रहा है, और तीर मार भी कहाँ है, सेंटर पे मारा है तीर, सेंटर पे सर, सेंटर पे, यहां पर एकदम यहीं पर सारा तीर हम बीच में मारेंगे, समझ गए। इसीलिए राम जी भी जो है रावण को एकदम नाभि में तीर मारे थे, सेंटर में, ताकि मर जाओ। तो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, जब तक वहां तीर नहीं मारे वो मरा ही नहीं। तो गोल ओरिएंटेड होने का मतलब क्या है कि आपके अंदर एक स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए कि हम किस आधार पे काम को कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो मेरा क्या गोल है, माई गोल, मेरा गोल ये होना चाहिए, जैसे मेरा जो गोल है हम आपको बताते हैं कि यदि हमारा स्कूल है तो स्टूडेंट्स भी होंगे, तो स्टूडेंट्स होंगे तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स कुछ एब्सेंट भी करते हैं, कुछ बच्चे एब्सेंट करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल समझोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, कुछ बच्चे एब्सेंट भी करते हैं। अब जो बच्चे एब्सेंट कर रहे हैं, सम स्टूडेंट्स एब्सेंट करते हैं, सम स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं कि डेली कोई बच्चा एब्सेंट करता ही है, वो हर स्कूल में होता है, स्कूल सम स्टूडेंट्स एब्सेंट, ठीक है। कुछ बच्चे जो है वो डेली एब्सेंट करते हैं, तो उनका टॉपिक तो छूट जाएगा। अब उनका टॉपिक ना छूटे, दूसरी चीज है कि कुछ बच्चे बाहर हैं जो हमको दूसरे जगह से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनके टच में हम कैसे रहेंगे। तो हम क्या करेंगे कि डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की सोच लिए, डिजिटल लाइब्रेरी। अब डिजिटल लाइब्रेरी में क्या होता है कि एक तो लाइब्रेरी खुल गया है जहां पर बच्चे जा रहे हैं साइकिल लेकर और नेट पर टिलिंग ब्लिंग ब्लिंग कर रहे हैं, तो वो नहीं, वो डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब होगा फुल कंटेंट, हमारा फुल कंटेंट ऑफ सिलेबस ऑफ एवरी क्लास, ऑफ क्लास मान लो हम सोच लिए कि 6 से 12 तक का हर सब्जेक्ट का हमको कंटेंट डालना है अपने डिजिटल लाइब्रेरी के कंटेंट में। तो हमने क्या किया, YouTube पे एक चैनल बनाकर सारे क्लास के सब्जेक्ट्स को जो जो हम पढ़ा रहे हैं वो एक कंटेंट डालना शुरू कर दिए। अब वो हर साल के लिए रिकॉर्ड हो गया, मेरा भी थोड़ा मेहनत कम होगा कि एक बार पढ़ा दिए, बच्चे उसको घर पे चाहे जाकर कितने बार भी देखे। अभी ये चैप्टर अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं और ये चैप्टर आपको मान के चलो कि 6 महीने बाद याद पड़ा कि हमको 6 महीने बाद सर क्या पढ़ाए थे, थोड़ा हम समझ लें। तो 6 महीने बाद क्या करोगे कि ये सारी चीजों को आप फिर से रिवाइज करके देख लोगे। तो माय गोल जो है वो ये है, स्कूल में स्टूडेंट्स एब्सेंट यदि करते हैं तो उनका ये चीज ना छूटे, या अगले साल या उसके अगले साल या उसके भी अगले साल जो बच्चों को ये चीजें रिकॉर्ड रहे ताकि वो देख सके। और दूसरा एम ये है कि कुछ जैसे होता है कि गार्जियंस के अंदर एक मेंटेलिटी आ गई है कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो वो ये सारे कंटेंट्स को देख के ये क्लियर कर सके कि स्कूल में एक्चुअल में कौन से स्कूल में पढ़ाई हो रही है। और क्योंकि यूनिवर्सल आज के टाइम में यूनिवर्सल ऑनलाइन चीजें चल रही है, तो अपने आप को भी अपडेट करने का भी मेरा गोल है ताकि हम अपने आप को अपडेट कर सके। नहीं तो हम क्या होंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे। आउटडेटेड का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को आउट ऑफ स्टॉक पाएंगे, हम अपने आपको मार्केट से बाहर कर लेंगे। आज ये चीजों को हम बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले साल 2 साल बाद स्कूल वाले, बाकी स्कूल्स भी मजबूर हो जाएंगे कि उनको भी ये डिजिटल कंटेंट का तैयार करना पड़ेगा ताकि गार्जियन देख सके कि स्कूल्स में टीचर्स क्या पढ़ा रहा है। ये हमारा गोल है। उसी तरह से यहां पर किसी भी कंपनी का एक गोल होता है जिसके आधार पर वो काम करता है। पहला गोल ओरिएंटेड, बिना गोल का डायरेक्शनलेस हो जाओगे, आप बस खाली पागल की तरह पढ़ाते जाओगे, कोई एम ही नहीं रहेगा आपके अंदर। जो चीजें आजकल मैक्सिमम टीचर्स में होता है, बिना गोल के पढ़ा रहे, बिना सिलेबस के पढ़ा रहे, बस पढ़ाए जा रहे हैं, वो डायरेक्शनलेस है। मैंने पहले ही इसीलिए कहा था कि बिजनेस स्टडीज को आपको पढ़ना कम है, थ्योरेटिकल नॉलेज कम रखो, लेकिन आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना समझ लो कि जो आदमी गोल ओरिएंटेड नहीं है दैट दे आर डायरेक्शनलेस। और बिना डायरेक्शनलेस के जो है ना, बिना डायरेक्शनलेस के 2 पैर छितरा के यहां फैल जाएगा और वो गिर पड़ेगा, दोनों पैर छितरा के फेंका जाएगा वो। इसीलिए डायरेक्शन है,
तो दोनों डायरेक्शन होने के कारण वो आदमी आसानी से पैर उठा के चल सकता है, और नहीं ना तो वो ऐसे ऐसे फैल जाएगा बिना डायरेक्शन का। तो इसीलिए गोल ओरिएंटेड होना किसी भी कंपनी या फैक्ट्री का बहुत जरूरी है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो मेरा थोड़ा समझाया हुआ ट्रिक्स हो सकता है भाई आपको बोर कर रहा हो या नहीं भी बोर कर रहा हो, अच्छा लग रहा हो। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा हो। कमेंट जरूर करो ताकि हमको समझ में आए कि आपको अच्छा लग रहा है कि बोर कर रहा है। बोर कर रहा लिख दो सर बोरिंग लेक्चर है, समझ में आ रहा कहो लिख दो कि सर अच्छा लग रहा है, ताकि हम भी मतलब थोड़ा मोटिवेट होंगे आपके कमेंट से। मैनेजमेंट इज अ परवेसिव लिखा है, जैसे डायग्राम में आपको समझ में आ रहा। मान लो ये अर्थ है, जुपिटर सैटर्न मरकरी यूरेनस अर्थ सैटर्न सारा है, ठीक है, मरकरी वेनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न मून, कहीं भी हर जगह मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। देखो लिखा है यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये नहीं कि अर्थ में हम लोग मैनेजमेंट का काम कर रहा, मून पे गए वहां फेल हो गया, नहीं, मून पे भी जाने के लिए मैनेजमेंट चाहिए, मून से बाहर आने के लिए भी मैनेजमेंट चाहिए, मून पे जाने के लिए भी मैनेजमेंट चाहिए, और फिर वापस मून पे आने और जाने के लिए फिर मैनेजमेंट चाहिए। ये नहीं कि एक बार चल गए बस मैनेजमेंट हो गया, बस उसी तरह से दोबारा चल गए, नहीं, वहां का हो सकता है सर्कमस्टेंसेस बदल गया हो। अब जो जैसे आज से 10, 15, 20 साल पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय व्हाइट बोर्ड रहता था, एंड वी विल हैव टू स्टडी ओनली ऑन द व्हाइट बोर्ड्स। Teacher comes with a chalk and writes on the chalk and make us understand that this is the dash and this is that. अब के टाइम में सारी चीजें डिजिटल हो गया है, सारी चीजें देखो पीपीटी बनकर आ गया, पीपीटी बनकर आ गया, और ये सारी चीजें आपको देखो डायग्राम्स के साथ समझा दिया जा रहा है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, लिखा लिखा आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज द, और ये सारी चीजें यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मतलब ये नहीं कि खाली हम ही पढ़ा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में सारी चीजें ऑनलाइन चल रहा है, और जो चीजें यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है उसको आपको मानना ही पड़ेगा। लोग आज माने मुगल सराय के, चाहे कल माने, लेकिन उनको भी ये सारी चीजें करना ही पड़ेगा। इसीलिए लिखा है कि मैनेजमेंट इज परवेसिव, हर जगह काम करता है। जो मैनेजमेंट का रूल मैं मुगल सराय में काम करेगा, वही मैनेजमेंट का रूल जाकर बिहार में काम करेगा, वही मैनेजमेंट का रूल जाके यूएसए में काम करेगा। ऐसा नहीं है कि यूएसए में किसी चीज का हम यहाँ पर कॉस्ट बढ़ा देंगे तो हमारा प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा, लेस होगा, ठीक, प्रॉफिट हमारा लेस होगा। ये मान लो बिहार में लगा ये रूल, बिहार में रूल लगा कि हम किसी चीज का दाम बढ़ा दिए तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया, और यही रूल होता है कि किसी चीज का दाम हम यदि घटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, हमारा प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये रूल हमारा कहाँ काम कर रहा है, बिहार में ना, यही रूल काम कर रहा है। दाम को घटा रहे हैं तो प्रॉफिट कम हो रहा है, दाम घटा रहे हैं, सॉरी दाम बढ़ा रहे हैं, दाम बढ़ा रहे हैं तो प्रॉफिट कम, दाम घटा रहे हैं तो प्रॉफिट ज्यादा। ये रूल बिहार में काम किया, तो क्या ये रूल अमेरिका में काम करेगा? अरे अमेरिका क्या, पूरे वर्ल्ड के कहीं भी जाएंगे तो ये रूल काम करेगा। यदि दाम को बढ़ा देंगे ना तो प्रॉफिट कम हो जाएगा हमारा, और दाम को यदि घटा देंगे तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। ये बिहार से क्या कहीं भी काम करेगा, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी काम करेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो मैनेजमेंट का रूल है वो परवेसिव है। ठीक, आपको हम एक चीज समझा दें, बिहार का फुल फॉर्म, थोड़ा चलते चलते हमको फुल फॉर्म देखने के बाद ना बहुत ज्यादा अचानक से कुछ इच्छा आ जाता है अंदर से। बिहार का फुल फॉर्म थोड़ा समझ लें आज। बेहतर इंडिया है और रहेगा। क्या बोले? बेहतर इंडिया है और रहेगा, या बेस्ट इंडिया है और रहेगा। तो अपना इंडिया हमेशा बेस्ट था, इंडिया बेस्ट है और इंडिया बेस्ट रहेगा, इसीलिए कहा गया बेहतर या बेस्ट इंडिया है और रहेगा। तो क्योंकि बिना बिहार के आप इंडिया को बेस्ट या बेहतर सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि ऑल ग्रेट मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट बहुत सारे, और इंडिया के सबसे पहले जो है प्रेसिडेंट भी बिहार से आए हैं। ठीक, तो बहुत बड़े बड़े ओनर बिहार से भी आए हैं। तो इसीलिए बेहतर इंडिया है और रहेगा, बेस्ट इंडिया है और रहेगा। चलिए, आपको यह समझा दिया मैनेजमेंट इज परवेसिव। अब इसके बाद हम समझते हैं टॉपिक मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो अब थर्ड टॉपिक हम लोग समझेंगे, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल का मतलब आप ऐसे पहले समझो,
कोई भी चीज है, कोई मान लो यहां पर कोई एक मान लो मैन है, मैन वोमेन कुछ भी मान लो, खाली मैन कहेंगे तो कुछ लोग गुस्सा आ जाएंगे कि सर वोमेन भी तो होते हैं, कुछ मैन या वोमेन कोई भी मान लो। अब ये जो है एक आर्टिस्ट भी है, ये इसके अंदर म्यूजिशियन का भी प्रॉपर्टी है, म्यूजिशियन मतलब म्यूजिशियन की भी क्वालिटी है, इसके अंदर जो है मैनेजमेंट की भी क्वालिटी है, इसके अंदर ये है बेस्ट पेरेंट्स की भी प्रॉपर्टी है, इसके अंदर मान लेते हैं बेस्ट यूट्यूबर भी है, ये मान लो, ठीक है, ये एक बेस्ट टीचर भी है। तो ये कहने का मतलब है कि इसी एक इंसान के अंदर, मैन या वुमेन के अंदर बहुत सारी चीजें पाए जा रहा है। जैसे कि मोनालिसा की पेंटिंग को जो पेंट किए थे लियोनार्डो दा विंसी, ही वाज अ मल्टी डायमेंशनल, मल्टी टैलेंटेड मैन, बोलते हैं ना मल्टी टैलेंटेड। इस तरह का जो आदमी है, इस तरह के आदमी को हम क्या कहते हैं? मल्टी टैलेंटेड। मल्टी टैलेंटेड क्यों है? क्योंकि एक ही आदमी के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी पाया जा रहा है, बहुत सारा गुण है उसके अंदर। तो जैसे बहुत सारे लोग ना डरते हैं कि अरे यार तुमको क्या क्या आता है, तुमको ड्राइंग भी आता है, तुम मैथ भी बढ़िया हो, तुम्हारा हिस्ट्री भी बढ़िया, तुम्हारा स्पीच भी तुम बहुत बढ़िया देते, तुम यूट्यूब पे वीडियो भी बहुत बढ़िया बनाते हो, तुम्हारा फोटो भी बहुत बढ़िया आता है, तुमको सब लोग जो है पसंद करते हैं, तो दिस कॉल्ड एज द मल्टी टैलेंटेड पर्सन। इसी तरह से लिखा है कि मैनेजमेंट इज, इसी तरह से लिखा है कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब देखो मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क अभी, अच्छा इसको अभी एक्सप्लेनेशन यहां पर देखो आएगा, अच्छा नहीं है, चलो यहां पर हम समझाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है कि मैनेजमेंट कहां काम कर सकता है? वर्क में। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है कि जैसे कि टीचर है, कोई टीचर, जैसे डायग्राम में आप तुम देख रहे हो टीचर है, ये इसका पढ़ाने का जो स्टाइल है, टीचिंग स्टाइल है, टीचिंग स्टाइल बहुत प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। अब ये क्या कर रही है कि ये अपने आप को और अपने क्लास को इस तरह से मैनेज की है कि मंडे को 4 बच्चे आएंगे और वो जो है किसी टॉपिक को पहले समझाएंगे और वो ये चेक करेगी कि अब ये बच्चे जो है कितना % तैयार हैं किसी टॉपिक को समझाने के लिए। वो देख रही है कि बच्चे जो है 50-60% चीजों को आसानी से समझा दे रहे हैं। अब टीचर के लिए काम आसान हो गया कि बच्चा 50-60% तो वो पूरे क्लास को समझा दिया। अब टीचर के लिए काम ये आसान हो गया कि सिर्फ 40% उसको बाकी जो चीजें थी समझाना पड़ेगा, और प्लस कहीं ना कहीं उसके बच्चे के अंदर, उसके स्कूल के जो क्लास के बच्चे हैं उनके अंदर एक मेथोडोलॉजी उनके अंदर डेवलप हो रहा है अच्छी चीजों को, किसी भी चीज को समझाने का। और कोई भी स्टूडेंट यदि कोई चीज को सीख रहा है और वो किसी को समझा ले रहा है, देन टीचर का काम मान के चलो परफेक्ट है। यदि उसके क्लास के बच्चे यदि किसी दूसरे बच्चे को आसानी से किसी चीज को समझा ले रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं टीचर का यह क्वालिटी है कि वो उस तरह से उसको पढ़ा रही थी, तभी वो आसानी से किसी चीज को समझा लिया। अब ये है इसका मैनेजमेंट ऑफ वर्क, अपने काम को आसान कर ली। अब दूसरे दिन दूसरे 4 बच्चे आए, उस टॉपिक को फिर समझा ले रहा। अब उसके बाद टीचर का 50-60% तक काम ऐसे ही कम हो गया। अब हाँ, स्टार्टिंग में उसको थोड़ा मेहनत करना पड़ा, बच्चे को मोटिवेट करना पड़ेगा कि बेटा आप ऐसे करके समझाओ, आप बेटे ऐसे करके समझाओ तो समझ में आएगा। तो वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क से क्या हुआ कि उसका टीचिंग स्टाइल इतना प्रैक्टिकल था कि चीजों को आसानी से समझा ले रही थी, किसी भी चीज को। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को दिशा निर्देश देना। जैसे कि ये देख रहे हो, ये आदमी बाकी सबको दिशा निर्देश दे रहा है कि आप ऐसे काम करो। जैसे होता है शादी में होता है, तो शादी में हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं कि एक तो फूफा जी होते हैं, बोलते हैं कि आप वहां चल जाना, और वो लड़कों को 8-10 लड़कों को सबको काम बांट दे देंगे। राजू तुम जो है वहां पर कैटरिंग का काम देख लेना, तुम पानी की जगह देख लेना, तुम आइसक्रीम की जगह देख लेना, तुम वहां पर गेट पे रहना, देखना कि किसी भी स्वागत में किसी की कमी ना हो। और आप जो है दूसरे मौसा जी है, उनको बोल दिया कि आप जो है जहां पर पैसा लिखा था वहां पर रहिएगा, ताकि पैसे का लेन देन या गड़बड़ ना हो। ठीक,
जहां न्योता लिखा था। अब मतलब ये जो है वो मौसा जी हैं जो बाकी सारे लोगों को कामों को बांट दिए, और ये होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब एक आदमी बाकी सारी लोगों को मैनेज कर लेगा। जैसे कि ये वाला हिस्सा ये बाकी पांचों फिंगर को मैनेज करके जहां जैसे बोलेगा वैसे उसके हिसाब से घुमाएगा। दैट इज कॉल्ड एज द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मतलब वन पर्सन डायरेक्ट्स मेनी पर्सन। एक आदमी अपने अनुसार, मतलब उसका कान पकड़ के नहीं, अपने मैनेजमेंट के हिसाब से जैसे जैसे जिसको काम दिया वो कामों को बांट दिया और कहा कि अब इस तरह से आप कामों को करो। दैट इज कॉल्ड एज द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। वन पर्सन डायरेक्ट्स मेनी पर्सन, ठीक, उसके अकॉर्डिंग में काम को करो। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में ये होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम, अब इसका मैच जो है मान लो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, तो सभी को पता है कि इंडिया को तो जीतना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, इंडिया को जीतना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, इंडिया हारेगा नहीं, ठीक, इंडिया को जीतना है और पाकिस्तान को हरा देना है। तो कैसे हराएंगे? खाली सोच के हरा देंगे कि इंडिया को जीत जाना, इंडिया को जीत जाना, इंडिया को जीत जाना, जीत जाएगा? नहीं, उसके लिए हमको मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले टीम स्पिरिट पे काम करना पड़ेगा। टीम स्पिरिट का मतलब होता है कि सारे टीम को यूनाइट करना पड़ेगा। यूनाइट मतलब प्ले करना पड़ेगा, प्ले एज वन टीम। ये नहीं कि अलग अलग खिलाड़ी आके एज ए प्लेयर की तरह नहीं खेलेंगे, नॉट एज ए प्लेयर, प्लेयर की तरह नहीं खेलना है, टीम की तरह खेलना है। हर एक खिलाड़ी को खेलना पड़ेगा। ये नहीं कर सकते हैं कि ऊपर वाला खिलाड़ी है, बैट्समैन है, तो जाएगा खाली 100 रन मारेगा, उसके 2-3 बैट्समैन आउट हो जाएंगे और हार जाएंगे। नहीं, बाई चांस यदि स्टार्टिंग के 2-3 प्लेयर आउट भी हो जा रहे हैं स्टार्टिंग के, तो नीचे वाले प्लेयर भी उसको 50 या 100 रन बनाने की क्षमता रखेंगे। दैट इज कॉल्ड एज द टीम, मतलब प्लेयर, प्ले एज अ टीम। वो खेलेंगे एक टीम की तरह, ना कि प्लेयर की तरह, ठीक। दूसरा चीज है कि उनको एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी प्लान बनाना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी प्लान का मतलब है कि 2-3 प्लान लेके चलना पड़ेगा कि यदि स्टार्टिंग की टीम, स्टार्टिंग के बैट्समैन यदि आउट हो गए तो बीच वाले बैट्समैन को क्या हम प्लान देंगे ताकि वो भी रन को बना सके। या तो मान लो स्टार्टिंग वाले जो प्लेयर हैं बहुत अच्छा रन कर गए हैं, अच्छा प्ले कर रहे हैं, मान लो स्टार्टिंग के 2 प्लेयर जो है 100 रन बना दिए, तो नीचे वाले प्लेयर्स फिर उसी हिसाब से यदि मान लो आउट होते हैं तो कैसे कैसे करेंगे सब। मतलब एक स्ट्रैटेजी प्लान देंगे कि आपको पूरी बैटिंग या पूरी बॉलिंग कैसे करनी है। दूसरी चीज लास्ट ओवर्स का जो बॉलिंग होगा वो हम लोग किससे करवाएंगे, कौन बॉल करेगा, ताकि लास्ट ओवर्स में मैच को जीतने और हारने का बॉल या बैट, लास्ट ओवर्स का बॉल या बैट कौन करेगा, ताकि लास्ट ओवर्स पे मैच डिसाइड होता है। और भी इसी तरह से बहुत सारे प्लान्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्ट अकॉर्डिंग टू कैप्टन, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्ट अकॉर्डिंग टू कैप्टन। हम लोगों को जो भी टीम में खेल रहा हो वो सब प्लेयर को, ऑल प्लेयर्स मस्ट एक्ट टू कैप्टन। मतलब महेंद्र सिंह धोनी के अनुसार ही आपको खेलना पड़ेगा पूरे टीम भर में, चाहे बैटिंग करते समय हो चाहे बॉलिंग करते समय, महेंद्र सिंह धोनी हो चाहे कोई भी कैप्टन हो। ये तो एक एकदम जैसे कहा जाता ना कि महेंद्र सिंह धोनी का कैप्टनसी बहुत तगड़ा था, क्योंकि उनके अंदर एक मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। वो टीम स्पिरिट, स्ट्रैटेजी प्लान, लास्ट ओवर बॉलिंग बैट्समैन कौन होगा, और उन्हीं के अनुसार सारी चीजें चलती थी। और वो जैसे बोलते थे उस तरह से सारे प्लेयर, उनके सारे प्लेयर उन्हीं के हिसाब से काम करते थे। इसीलिए उनको कहा जाता था एक परफेक्ट कूल कैप्टन, क्योंकि उनके अंदर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन बहुत तगड़ा था। इसीलिए जो है ये चीज बनाया है, एक रेस टाइप का है
और एक रेस में या कोई भी मैच में या कोई भी कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, और वहां पर कहीं ना कहीं हमको एक मैनेजर होता है और उसी के अनुसार सारे वर्कर्स को काम करना पड़ेगा। और इसी तरह से डिफेंस में होता है कि एक ऑफिसर है, वो जिस हिसाब से बोलेगा वो सारे ऑफिसर्स को, सारे उनके सोल्जर्स को, ही विल बी ओनली रिस्पॉन्सिबल टू एक्ट फॉर देम, और सारे लोग उसी के हिसाब से एक्ट करेंगे। यदि वो कहता है कि पीछे हटो तो पीछे हटो, वो कहता है कि आप आगे बढ़ो, भले ही तुम मर जाओगे जानते हो, लेकिन तुमको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के तहत वो कह रहा है कि वो प्लान बना चुका है कि इस तरह से होगा और 5 लोग मरेंगे तभी जाकर 500 लोगों को बचाया जा सकता है, इसीलिए उसको मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम अभी आपको केस स्टडी के एग्जांपल पे इंडिया टीम का, क्रिकेट टीम का एग्जांपल बताया। ठीक है, अब इसके बाद दिया हुआ है फोर्थ प्रॉपर्टी दिया है, फोर्थ प्रॉपर्टी दिया हुआ है आपको, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक, इसको नोट करो। क्या दिया हुआ है, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस मतलब लगातार चलने वाली चीज। लगातार चलने वाली चीज का मतलब क्या है, जैसे कि ये आप डायग्राम में देख रहे हो, कोई चीज जैसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, ये ऐसे घूमा, ये ऐसे घूमा, कहीं रुका, कहीं रुका, कहीं आपको लग रहा है कि ऐसे ऐसे घूम रहा है तो रुक रहा नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता ही जाएगा। ये नहीं कि जैसे अंबानी आज बहुत मिलीनियर हो गए हैं तो वो आज काम करना बंद कर देंगे, उनका अपना मैनेजमेंट लगा के खाली सो जाएंगे तो उनका काम चलेगा, नहीं, हिज कंपनी विल बी बैंकक्रप्ट, रिंड हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे सब, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो आपके मैनेजमेंट के प्रोसेस को आपको, आप भले ही सो गए हो, मैन स्लिप्स, मतलब देखो मैनेजर जो है वो तो सो जाता है, मैनेजर स्लिप, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो वर्क्स। समझ गए, समझिए हम क्या कर रहे हैं, मैनेजर सो जाएगा लेकिन मैनेजमेंट उसका काम करेगा, इसीलिए तो इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलता है कि मैनेजर भले ही सो गया हो लेकिन उसका लगाया गया जो सिस्टम है ना, उसका लगाया हुआ प्रोसेस, प्लान, सिस्टम, वो वर्क कर रहा है, वो नहीं सो रहा है। इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या है, मैनेजमेंट को कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए, मैनेजमेंट को कंटिन्यूअस प्रोसेस में बनाए रखने के लिए ये 5 चीज की जरूरत पड़ती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो दिस आर द POSDC, ठीक है, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो ये है, पॉइंट्स नहीं लिख लेंगे, हाँ ठीक है, समझिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, these are all the 5 activities and these are all the 5 characteristics and activities which are to be performed in the management to make the management as a continuous process। आपको मैनेजमेंट को कंटिन्यूअस प्रोसेस बनाए रखने के लिए, आप यदि चाहते हैं कि मैनेजर सो जाए लेकिन मैनेजमेंट उसका काम करते रहे, तो इस मैनेजमेंट में ये 5 चीज आपको अप्लाई करना पड़ेगा, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद दिया है मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है, ग्रुप एक्टिविटी, देखो यहां पर सब लोग हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं, सब लोग, ये आदमी भी अपना हाथ मिलाया है, ये आदमी हाथ मिलाया, ठीक, ये आदमी हाथ मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, सब लोग अपना हाथ मिला के काम किए हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप तुम समझ लो कि स्कूल, हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, स्कूल, यहां पर सब क्या होता है कि एक लोगों से काम नहीं होता, ढेर सारे लोग होते हैं। जैसे कि स्कूल में तुम चल जाओगे तो स्कूल में क्या होगा, प्रिंसिपल होंगे, ठीक, स्कूल में कौन कौन होगा, स्कूल में होगा प्रिंसिपल, स्कूल में प्रिंसिपल होंगे, मान लो उसके बाद जो है टीचर्स होंगे, टीचर्स में भी नॉन एकेडमिक स्टाफ होंगे, नॉन एकेडमिक, फिर टीचिंग स्टाफ होंगे, ठीक है, नॉन टीचिंग स्टाफ जिसको कहते हैं हम लोग नॉन टीचिंग स्टाफ होगा, जैसे क्लर्क हो गया, जैसे प्यून हो गया, जैसे दाई होंगी, टीचर्स जैसे टीचिंग स्टाफ हो गया। तो बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि उस स्कूल को
रन करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल एक ग्रुप है और इस पूरे ग्रुप में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो देयर वर्क इज कॉल्ड एज ग्रुप एक्टिविटी, और ये मैनेजमेंट में होता है। तो ग्रुप मैनेजमेंट जो है ग्रुप एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि उसमें ढेर सारे लोग किसी एक मोटिव के लिए, ढेर सारे टीचर, ढेर सारे नॉन टीचिंग स्टाफ जो है किसी एक मोटिव के लिए, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक स्कूल के लिए या हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द ग्रुप एक्टिविटी। अब दिया हुआ है कि मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। ठीक, मैनेजमेंट जो दिया हुआ है उसके बाद आपको क्या है कि मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। ठीक, मैनेजमेंट दिया डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या है? डायनेमिक फंक्शन का मतलब होता है कि ये रनिंग फंक्शन है, रनिंग फंक्शन है। ये नहीं कि चलता रहेगा, बस रुक नहीं जाएगा, चलता रहेगा। ठीक है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का मतलब होगा रेस्ट। ठीक, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। तो रेस्ट नहीं है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख लो, ये स्क्रीन क्या है? रेस्ट है। ये एक स्टैटिक पोजीशन है, स्टैटिक पोजीशन, रुका हुआ पोजीशन, इसमें कोई चीज कहीं नहीं चल रहा है, स्क्रीन एकदम रुक गया है। इसमें जो स्क्रीन है वो रुक गया है, ये स्क्रीन रुक गया है। स्टैटिक पोजीशन, स्क्रीन जो है, स्क्रीन स्टॉप हो गया है, मतलब स्टैटिक पोजीशन पे है। जैसे कि ये चीज स्टैटिक पोजीशन पे, ठीक, ये स्टैटिक पोजीशन। लेकिन इसी को जब हम ऐसे करने लगेंगे तो किस पोजीशन में आ गया? डायनेमिक पोजीशन। तो यही कह रहा है कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट क्या कहा है कि मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट जो है, स्क्रीन जैसे आपको दिखा रहा है कि ये स्क्रीन आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि घूम रहा है, चल रहा है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में कोई भी चीज स्टैटिक नहीं होना चाहिए, सारे कंडीशंस में चलते रहने चाहिए, सारे लोग चलते रहना चाहिए। चलने का मतलब है कि अपने सीट से उठ के नहीं चलना है, मतलब है कि यदि कोई रूल्स रेगुलेशन बनाया है तो उस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो अप करना पड़ेगा। रनिंग फंक्शंस का मतलब है कि रूल्स एंड रेगुलेशन मस्ट वर्क का मतलब डायनेमिक होगा। डायनेमिक मतलब चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, जैसे चलता ही रहेगा, रुकना नहीं चाहिए। ठीक, इसको कहते हैं, जैसे कि हम लोग शादी में जाते हैं तो देखोगे फोटो लेके कैमरा क्लिक 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 क्लिक, रुकता ही नहीं है कैमरा, मार फट 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 फोटो सेशन होता है। मतलब कहीं ना कहीं वो डायनेमिक क्लिकिंग हो रहा है। ठीक, स्टेशनरी पोजीशन में नहीं कि एक रुक के फिर 10 मिनट रुके रहेंगे ना, कैमरा है, फट 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 फोटो खिंचा रहा है। दैट इज कॉल्ड एज द डायनेमिक फंक्शन। ठीक, अब इसके बाद दिया हुआ है कि मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब है कि देखो, मैनेजमेंट का कोई फेस नहीं है, नो फेस। अब मैनेजमेंट का जब फेस नहीं है तो कैन नॉट बी स्टोलन, इसको चोरी भी नहीं किया जा सकता। अब कोई मैनेजमेंट लगा दिया है तो कोई उसको, मैनेजमेंट को कैसे चोरी करोगे? अरे मैनेजर को चोरी कर लोगे तुम। देखो यहां ध्यान दो, मैनेजर को तुम चाहोगे तो स्टोल कर लो, चोरी कर लो, उसको तुम किल कर दो, तुम उसको मर्डर कर दो, मर्डर कर दिए तुम उसको किडनैप कर लो। ठीक है, सब कुछ कर दो मैनेजर के साथ कर सकते हो ना। अब तुम उसके लगाए हुए मैनेजमेंट को कैसे, तुम उसके मैनेजमेंट को चोरी कर लोगे, उसके मैनेजमेंट को किल कर दोगे, उसके मैनेजमेंट को किडनैप कर लोगे, उसके मैनेजमेंट को तुम यहाँ मर्डर कर दोगे? ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है ऐसा नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट का कोई चेहरा थोड़ी ना है, मैनेजर का चेहरा है, मैनेजमेंट का नहीं। तो इट इज द, ये देखो, ये फिल किया जा सकता है। इंक्रीज इन प्रॉफिट, मैनेजमेंट लगा के प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं, मैनेजमेंट लगा के किसी चीज को घटा रहे हैं, दाम को घटा रहे हैं, उसके कॉस्ट प्राइस को घटा रहे हैं और प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं ना। मैनेजमेंट को लगा के कॉस्ट प्राइस को घटा रहे, प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट को तुम चोरी नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, किडनैप नहीं कर सकते, मर्डर नहीं कर सकते, लेकिन तो मैनेजर का ना कर सकते हो, क्योंकि मैनेजर का तो पता है कि XYZ इज मैनेजर, तो उसको चलो उठा ले, तो उसका मैनेजमेंट कैसे उठा लोगे? नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब कि जिसको हम लोग चोरी नहीं कर सकते, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। ठीक है, नॉट ओनली इंटेंजिबल को मतलब क्या होगा? ओनली फील कर सकते हैं, नॉट टच, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, चोरी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में आज हम लोगों ने पढ़ा। ये सारी चीजें गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूअस प्रोसेस,
ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शन और इंटेंजिबल फोर्स। तो मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो आज हमने पढ़ाया है। और आज हम लोग का जो चल रहा था टॉपिक, हम लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे थे और बिजनेस स्टडीज में हम लोगों ने पढ़ा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर 1 क्लास 12 का BST का टॉपिक 2 चैप्टर 1 का, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आप लोगों को उम्मीद है कि हमारा पढ़ाया हुआ चीज अच्छा लगा होगा। तो इसी आशा से और इसी होप के साथ अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। और आप कमेंट जरूर करो कि आपको मेरा लेक्चर्स अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि बोरिंग लग रहा है। हो सकता है मैं ये आपको लग रहा हो कि सर क्लास टॉपिक से बाहर के बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। देखो बेटा, हम पहले बता रहे हैं कि बिजनेस स्टडीज़ बिजनेस करने की चीज़ है, ना कि आपको थ्योरेटिकल समझने की। क्लासों में क्या होता है कि ट्रांसलेटर की तरह बुक में लिखे हुए चीज़ों को ट्रांसलेट लोग कर देते हैं टीचर्स, उससे उनको बिजनेस स्टडीज़ में नंबर तो आ जाएगा लेकिन बिजनेस नहीं सीखेंगे वो। तो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने का मेन मोटिव नंबर भी लाना है और बिजनेस करना भी, ना कि खाली नंबर लाना। ठीक है, तो आप उस चीज़ों को समझो, अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू, और हम लोग फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जब भी ये वीडियो को आप लोग देख रहे हैं।